आज रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के मौके पर हम लोगों ने रविन्द्रनाथ की साहित्य के बारे में विचार करने का निर्णय लिया है। हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि साहित्य का जो वर्तमान चरित्र है और वर्तमान जो परिदृश्य है उसको कैसे देखें, साहित्य की अवधारणा क्या है, साहित्य की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ जो नया जो संसार है उसमें लेखक हैं, पाठक हैं, समाज है और बहुत सारी चीजें हैं। तो साहित्य के संसार में किस तरह से हम प्रवेश करें, इधर एक नुकसान तो ये हुआ है कि साहित्य लिखा खूब जा रहा है, लेकिन साहित्य का ठहर के विश्लेषण कम हो रहा है, मूल्यांकन कम हो रहा है। और जो लोग साहित्य लिख रहे हैं वे लोग भी इससे अनभिज्ञ हैं कि वे जो साहित्य लिख रहे हैं वो साहित्य की कोटि में आता भी है कि नहीं आता है। किसी का मन हुआ कविता लिखने का, उसने कविता लिखी और जब कविता लिख दी तो उसने मान लिया कि उसने कविता के जेनर में चूंकि लिखा है तो वो कविता है। उसी तरह किसी ने कहानी लिखी या उपन्यास लिखा तो उसने ये मान लिया कि उसने उपन्यास या कहानी लिखी है। और कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं है कि हम लोग नए सिरे से साहित्य की अवधारणा को एक्सप्लोर करें। साहित्य का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, साहित्य की अवधारणा क्या हो सकती है, इसके बारे में कोई विमर्श मेरी नजर में तो अभी साहित्यिक पत्रिकाओं में नजर नहीं आया। हुआ यह कि हर समय टाइम टू टाइम साहित्य की परिभाषा निश्चित की गई है, उस पर विचार किया गया है, उस पर विवाद हुआ है और साहित्य को नए नजरिए से देखने की कोशिश की गई है। लेकिन इधर जो दौर शुरू हुआ है पिछले 40-45 साल में, वो दौर बहुत मजेदार है। वो ये मान के चल रहा है कि अब साहित्य पर और साहित्य के कॉन्सेप्ट पर बात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब जो लिखा जा रहा है, जो परफॉर्म किया जा रहा है, उस पर ही बात करो। और उसमें भी उन चीजों पर ज्यादा तवज्जो है लोगों का, ज्यादा ध्यान गया है लोगों का कि कैसे उसकी प्रशंसा की जाए। हर लेखक चाहता है कि उसकी प्रशंसा की जाए, और अगर आप प्रशंसा नहीं कर सकते तो आप फिर साहित्य के बारे में बात मत करिए। तो साहित्य के संदर्भ में पहली चीज जो मैं रखना चाहता हूं वो ये कि साहित्य का मतलब साहित्यकार की प्रशंसा करना भर नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने कहानी लिखी, कविता लिखी या उपन्यास लिखा या निबंध लिखा और वह इसलिए लिखा कि उसकी अब प्रशंसा की जाए, तो वे गलतफहमी के शिकार हैं। साहित्य की सारी विधाएं जनता के बीच में, पाठक के बीच में, आलोचकों के बीच में मूल्यांकन के लिए, उनका मूल्यांकन हो इसके लिए वे मजबूर हैं। और जिन रचनाओं का मूल्यांकन नहीं होगा, जब हम ठहर के साहित्य की में जो रचनाएं लिखी जा रही उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम ये अच्छे और बुरे का फर्क नहीं कर सकते, साहित्य और गैर साहित्य का फर्क नहीं कर सकते। विधा में लिखा जा रहा है वह साहित्य ही है, इसके बारे में कोई गारंटेड नहीं कह सकते। और एक और भी चीज है जो कि इस बीच में विकसित हुई है, जिसको कि कायदे से हमें सोचना चाहिए, वो ये कि साहित्य के बारे में बात करते समय हम साहित्य के साथ में विशेषण लगा के
खास नामों के जरिए बात करते हैं। और ये सबसे खतरनाक चीज है। साहित्य का मूल्यांकन, साहित्य का गौरव, रचना का गौरव, रचना की महत्ता विशेषण में वर्गीकृत करने से स्थिर नहीं की जा सकती या उसे रचना को महान नहीं बनाया जा सकता। आप चाहे स्त्री के लिखे पर विचार करें, चाहे दलित के लिखे पर विचार करें, चाहे आप बच्चों के लिखे पर विचार करें, या आप किसी सवर्ण लेखक के लिखे पर विचार करें, आप उसे विशेषण लगा के वर्गीकृत न करें। इधर एक और चीज नोटिस की गई है कि साहित्य पर बात करते समय लगातार ये फिनोमिना जेहन में आया है, नजर से गुजरा है कि बड़े लेखक पर बात नहीं हो रही है। अब बड़े लेखक के बनाए हुए कॉन्सेप्ट पर बात नहीं हो रही है। अब बात किस पर हो रही है? जो एकदम नवोदित लेखक है, जिसको कि साहित्य के कॉन्सेप्ट के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके आधार पर बात हो रही है और साहित्य की चर्चा हो रही है। साहित्य के जितने भी बड़े मानक हैं, जो साहित्य जिनसे समृद्ध हुआ, वे मानक सामने रख के बड़े लेखक, उनकी रचनाएं विश्लेषित की गई। साहित्य के मानक औसत लेखकों के आधार पर नहीं बने। ये पिछले 40-45 साल में जो एक हवा चली है, उसमें क्या है कि औसत लेखक महान लेखक है। हर लेखक अपने को महान लेखक मानता है और वो अपना दर्जा प्रेमचंद से कम समझता ही नहीं है। बल्कि अनेक लेखकों में तो ये इल्यूजन है कि वे प्रेमचंद से बड़े लेखक हैं। अगर वास्तविकता ये होती तो यह कैसे संभव था कि पिछले 40-45 साल में आप जो रचनाएं लिखी गई हैं विभिन्न लेखकों के जरिए, उन रचनाओं को आप उठा के देखिए। आप वो एक अवधि के बाद में लोग भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि फला फला लेखक या लेखिका ने कौन सी रचना लिखी थी, उसका नाम तक नहीं जानते लोग। लेकिन लोग ये चाहते हैं और लोग ये घोषणा कर रहे हैं कि वे महान लेखक हैं। पत्रिकाएं ये घोषणा कर रही हैं कि वे महान लेखक हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ये जो परिदृश्य बन रहा है, इस पूरी प्रक्रिया में पिछले 50 साल का जो मेरा अनुभव है, वो मेरा अनुभव यह है कि इस 50 साल में साहित्य की अवधारणा का अवमूल्यन हुआ है। साहित्य का स्तर तुलनात्मक तौर पर, साहित्य के विमर्श का स्तर तुलनात्मक तौर पर नीचे गया है। मैं पसंद करूं या ना पसंद करूं, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये जो साहित्य के अंदर जो ये जो साहित्य का अवमूल्यन है, इसकी चर्चा की जानी चाहिए। अभी हमारे जो लेखक हैं और हमारे जो लेखक संगठन हैं, वे साहित्य के अवमूल्यन के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे। उनके सम्मेलनों में साहित्य की अवधारणा पर, साहित्य के बदले हुए परिदृश्य पर, साहित्य की पुरानी धारणाओं का मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन नहीं हो रहा। अब आपको लगेगा कि प्रेमचंद अब रिलेवेंट नहीं रहे जनवादी लेखकों के लिए। अब आपको पढ़कर लगेगा कि प्रगतिशील लेखकों के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्य संबंधी धारणा प्रासंगिक अब नहीं रह गई है। दलित लेखक और स्त्री लेखिकाएं तो खैर रविन्द्रनाथ और प्रेमचंद की धारणा को मानने के लिए तैयार नहीं होती। तो पहली समस्या यह है कि साहित्य का अवमूल्यन क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसकी
पहचान की जानी चाहिए, इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दूसरी चीज ये कि साहित्य जो अब मन में आता है, किसी चीज से उद्विग्नता होती है, कोई चीज प्रेरक के तौर पर काम करती है, उससे प्रेरित होकर आप साहित्य लिखते हैं। यथार्थ का कोई अंश, आख्यान, कोई दुख भरी दास्तान आपको अंदर तक पीड़ित करती, उद्बुद्ध करती है कि आप लिखें। ऐसी रचनाएं कम लिखी जा रही हैं, बल्कि स्टीरियोटाइप, तैयारशुदा परिप्रेक्ष्य में रचनाएं ज्यादा लिखी जा रही हैं। यही वजह है कि साहित्य एकदम शब्द स्फीति की तरह विभिन्न विधाओं में अपने को व्यक्त कर रहा है। वहां शब्द तो हैं, शब्द के भंडार हैं। अच्छा, इस शब्द के भंडार ने और शब्द की स्फीति ने आलोचना के परिदृश्य को और आलोचना की आदत को भी और आलोचना के नजरिए को भी प्रभावित किया है। अब जितने हमारे बीच में आलोचक हैं जो आलोचना लिख रहे हैं, वे आलोचना के जो विभिन्न विचारधारात्मक जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी किसी भी कैटेगरी में जाके नहीं लिख रहे हैं, लेकिन वे आलोचना के लिए आलोचना लिख रहे हैं। तो साहित्य के अवमूल्यन में पहला जो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम है, जहां से कि साहित्य का अवमूल्यन शुरू हुआ, कि जब हमने साहित्य को विशेषण के आधार पर वर्गीकृत करना शुरू किया तो साहित्य के अवमूल्यन की प्रक्रिया शुरू हुई। और साहित्य के अवमूल्यन की इस प्रक्रिया में उन आलोचकों की भी भूमिका है जिन्होंने ये कहा कि हम प्रगतिशील साहित्य लिख रहे हैं, उनकी भी भूमिका है जिन्होंने कहा कि हम जनवादी साहित्य लिख रहे हैं, उनकी भी भूमिका है जिन्होंने कहा कि हम स्त्री साहित्य लिख रहे हैं, जिन्होंने कहा कि हम दलित साहित्य लिख रहे हैं। ये जो विशेषण जो साहित्य के वर्गीकरण किए गए और एक कोटियां बनाई गई, कोटियां अपने आप में प्रॉब्लमैटिक हैं। और जब ये कोटियां बनाई गई तो हमने सोचा ही नहीं कि इन कोटियों का साहित्य के बाहर समाज में, पाठक के बीच में, लेखक के बीच में क्या परिणाम निकलेगा। विश्लेषण की सुविधा के लिए तो ठीक है, लेकिन ये साहित्य की कोटि है और इन्हें साहित्य की कोटि मानो, बिना इसके कोई बात नहीं होगी, तब तो दिक्कत होगी। मेरी व्यक्तिगत राय है कि साहित्य को सिर्फ साहित्य के नाम से जाना जाना चाहिए। आप विश्लेषण की सुविधा के लिए साहित्य का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विशेषण का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साहित्य को आप, साहित्य कौन लिखता है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बहुत मूल्यवान बात कही है, जो कि बहुत ही बुनियादी बात है, इससे ध्यान नहीं हटना चाहिए। हम लोग बार बार कहते रहे हैं साहित्य के केंद्र में कौन है? साहित्य के केंद्र में व्यक्ति है। साहित्य के केंद्र में जाति नहीं है, साहित्य के केंद्र में धर्म नहीं है, साहित्य के केंद्र में विचारधारा नहीं है। साहित्य के केंद्र में कौन है? साहित्य कौन लिखता है? साहित्य व्यक्ति लिखता है। तो हमने क्या व्यक्ति के कॉन्सेप्ट पर, व्यक्ति की भूमिका पर बात की है? व्यक्ति और साहित्य के अंतर संबंध पर और उसकी जटिलताओं पर बात की है? आपने इतनी कैटेगरीज तो बना दी
विशेषण लगा लगा के। और ये कैटेगरीज की बीमारी यानी विशेषण लगाने की बीमारी ये सिर्फ उस साहित्य के कॉन्सेप्ट तक ही सीमित नहीं है, मतलब साहित्य, दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, जनवादी साहित्य, प्रगतिशील साहित्य वगैरह वगैरह, यह बीमारी उपन्यास में भी चली गई। विशेषण लगा के वर्गीकृत करने की बीमारी कहानी में भी चली गई। हमारा यह लक्ष्य नहीं है सिद्ध करना कि यह बीमारी पहले विधाओं में आई या साहित्य की अवधारणा में आई, हम ये तय करें। विशेषण के आधार पर उपन्यास का वर्गीकरण बोगस है। यह सामाजिक उपन्यास है, यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, यह यथार्थवादी उपन्यास है। ये जो विशेषण लगा के जो हम लोग उपन्यास की कैटेगरी का वर्गीकरण करते रहे हैं और पढ़ाते रहे हैं, यह कहीं नहीं ले जाता। मैं बाकी लोगों की नहीं जानता, लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों को यही पढ़ाता रहा हूं, मैंने यही बताया है। और यह मेरी राय नहीं है खाली, दुनिया के हर बड़े इंटेलेक्चुअल की यह राय है। मिखाइल वाख्तिन ने, जिसने कि सारी दुनिया का आलोचना का परिदृश्य बदल दिया, मिखाइल वाख्तिन की यह राय थी कि उपन्यास को हम इस विशेषणों के आधार पर वर्गीकृत करके पढ़ने की आदत से बचें और उन्हें वर्गीकृत न करें। मिखाइल वाख्तिन साधारण व्यक्ति नहीं थे। मिखाइल वाख्तिन उन आलोचकों में से थे जिन्होंने के स्टालिन का विरोध किया था। अभी तो हमारे यहां बीमारी जानते हैं क्या है? हमारे यहां बीमारी है कि जिन लोगों ने स्टालिन को नहीं पढ़ा वो कहते हैं स्टालिन क्रूर है। जिन्होंने मार्क्सवाद नहीं पढ़ा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जिसे कहें कि क्रांतिकारी अगर कोई व्यक्ति है और दयालु महान मानवीय व्यक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी। और सबसे ज्यादा बुरे लोग कौन है? अरे विचारकों की, लेखकों की एक समृद्ध परंपरा रही है जिन्होंने कि बाकायदा स्टालिन का भी विरोध किया है। मिखाइल वाख्तिन उनमें से एक हैं। जॉर्ज लुकास जो है वो स्टालिन के बहुत बड़े सिद्धांतकार हुआ करते थे। मार्क्सवादी आलोचना के वे उच्च कोटि के सिद्धांतकार आलोचक हैं। जॉर्ज लुकास ने जब उपन्यास और महाकाव्य के ऊपर अपनी किताब लिखी और वो किताब आई तो उसकी बड़ी तीखी आलोचना लिखी मिखाइल वाख्तिन ने। और इतनी तीखी आलोचना लिखी कि स्टालिन ने मिखाइल वाख्तिन का ट्रांसफर साइबेरिया में कर दिया। वर्षों मिखाइल वाख्तिन की रचनाएं रशिया में रशियन लैंग्वेज में दबी पड़ी गईं। लंबे अंतराल के बाद में वो प्रकाशित हुई, लोगों के सामने अनुवाद होकर उनका आया सामने। हम लोग भूल ही जाते हैं। जॉर्ज प्लेखानोव का नाम हम भूल ही जाते हैं। जॉर्ज प्लेखानोव उन लोगों में से थे जिनकी किताबें पढ़कर लोग कम्युनिस्ट बनते थे, बोल्शेविक बनते थे। जैसे हमारे महात्मा गांधी का नाम है, ऐसे जॉर्ज प्लेखानोव का नाम है रूस के मार्क्सवादियों में। वे रूस के एक तरह से गांधी हैं मार्क्सवाद के। लेनिन ने जब रशियन रेवोल्यूशन को लीड किया, अक्टूबर रेवोल्यूशन को लीड किया, तो पार्लियामेंट में खड़े होकर जॉर्ज प्लेखानोव ने रेवोल्यूशन का विरोध किया था, जिसने कि बच्चों को रेवोल्यूशन पढ़ाया था। लेनिन कहा करते थे कि अगर रूस में किसी को कम्युनिस्ट बनना है तो प्लेखानोव को पढ़ो। वही प्लेखानोव अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद पार्लियामेंट में मेंशेविकों के साथ था। उसने बोल्शेविकों का विरोध किया और कहा कि ये जो रेवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशन नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है।
यह कहना एकदम गलत है कि रूस में जब क्रांति हो रही थी और क्रांति के नाम पर जो डिक्टेटरशिप आ रही थी उसका मार्क्सवादी विरोध नहीं कर रहे थे, यह कहना गलत है। प्लेखानोव उनमें से थे जिन्होंने बढ़ के रेवोल्यूशन का विरोध किया। इंटरनेट पर रचनाएं हैं, कोई भी पढ़ ले। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं हमने आलोचना और प्रत्यालोचना और क्रिटिकल ढंग से चीजों को देखने की परंपरा ही त्याग दी। अब हम या तो लेबल लगाते हैं, विशेषण लगाते हैं, या फिर प्रशंसा करते हैं, और या फिर अंधकार में रहते हैं। साहित्य का काम यह नहीं है। साहित्यकारों का काम यह नहीं है कि वे अंधकार में रहें। साहित्यकारों का काम है वे रोशनी दें, सच बोलें, झूठ ना बोलें। एक मतलब साहित्य के नाम पर भी जाहिलगिरी होती है, और वो हिंदी में बहुत है। कौन नहीं जानता दरिदा ने कितना बड़ा काम किया है सारी दुनिया में फिलॉसफी में? कौन नहीं जानता कि दरिदा का मार्क्सवाद से और कम्युनिस्ट पार्टी से गहरा संबंध रहा है? और कौन नहीं जानता कि दरिदा ने सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी का बढ़ के विरोध किया, सोवियत सत्ता का विरोध किया। तो यह कहना कि बुद्धिजीवियों की परंपरा रही है, उन्होंने जो मार्क्सवाद से प्रभावित रहे हैं, उन्होंने मार्क्सवादियों के दमन उत्पीड़न का कभी जवाब नहीं दिया, यह एकदम गलत है। और क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि यह साहित्य में बार बार यह चीज आ रही है। दरिदा को तो गिरफ्तार कर दिया था एयरपोर्ट पर, और जब कुछ नहीं मिला तो उसके पास में अफीम गांजा रख दिया था, और अफीम गांजा देके बंद कर दिया था। दरिदा को छुड़ाने के लिए दगाल ने, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, दगाल ने प्रयत्न किया और उन्हें छुड़वाया। और वही दरिदा थे जिसने सोवियत संघ के विघटन के बाद, समाजवादी व्यवस्था के कोलैप्स होने के बाद सबसे शानदार किताब लिखी। तो मार्क्सवादियों की परंपरा यह नहीं रही है कि सच देखें आंख से और सच को पहचाने नहीं, भूले नहीं उसके बारे में। मार्क्सवादियों की परंपरा झूठ में जीने की परंपरा नहीं रही है। संयोग की बात है कि हिंदी में जो परंपरा विकसित हुई है, वो परंपरा में बड़े पैमाने पर सच के बारे में बात करने से हम लोग गुरेज करते रहे, भागते रहे। साहित्य की धारणा मैंने जानबूझकर चुनी, क्योंकि साहित्य के कॉन्सेप्ट पर, साहित्य की भूमिका पर हमने बात करना तकरीबन बंद कर दिया है। हमने ये मान लिया कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। मेरे सामने रविन्द्रनाथ के 2-3 छोटे छोटे निबंध है, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, बहुत ही मूल्यवान निबंध है। इनकी नॉर्मली चर्चा नहीं करते हम लोग, बात नहीं करते। उनका एक निबंध है साहित्य विचार, बहुत शानदार निबंध है। और इस निबंध में रविन्द्रनाथ ने इस विशेषण के आधार पर जो साहित्य की अवधारणा के वर्गीकरण की जो पद्धति है उसका विरोध किया है। हमारे ऐसे भी लोग हैं जो साहित्य के संबंध को वर्ग के साथ जोड़ते रहे और वर्ग के पक्ष में ही साहित्य की अवधारणा का विकास करते रहे। प्रगतिशील साहित्य की धारणा के विकास में वर्ग की भूमिका थी। उसी तरह जनवादी साहित्य, जब जनवादी लेखक संघ बना तो अब जनवादी साहित्य की धारणा आ गई। प्रगतिशील लेखक संघ बना तो प्रगतिशील साहित्य की धारणा आ गई। उसी तरह हमने ये जो 60s के बाद का जो दौर था, जिसमें कविता, भूखी पीढ़ी, श्मशानी पीढ़ी, आदि यानी 60-70 किस्म के नाम थे साहित्य की कैटेगरीज के। रविन्द्रनाथ पहले बड़े आलोचक और लेखक हैं जो कि इस तरह के विशेषण लगा के जो वर्गीकरण है इसकी पद्धति का विरोध करते हैं। उन्होंने लिखा
ओपनिंग सेंटेंस है उस निबंध का, साहित्य विचार नामक जो निबंध है उसका, और बहुत ही मूल्यवान धारणाएं हैं उसमें, सीखना चाहिए उनसे। मैं तो साहित्यकार हूं नहीं, मेरा साहित्य वाहित्य से कोई लेना देना, मास्टर आदमी हो, पढ़ाता लिखाता रहा हूं, तो मेरा एक शिक्षक के नाते संबंध है। मैं खाली उन लोगों को पूछना चाहता हूं जो साहित्य की दुकान चलाते हैं, कि उन्होंने कभी ठहर के रविन्द्रनाथ की या प्रेमचंद की साहित्य संबंधी धारणाओं को लेकर अपनी बहस क्यों नहीं की? क्या उसके मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन की जरूरत नहीं है? सामान्य बुद्धिमान किस्म के लोग जो लेखक संघ के पदाधिकारी हो, एग्जीक्यूटिव में हो, और वे एक नाम बना दें बिना किसी लॉजिक के, सबसे अतार्किक नाम जो बिना लॉजिक के दिए गए वो दो थे, और बाद में तो परंपरा चल निकली। तो 80 के बाद ये परंपरा और ज्यादा तेज गति से चल निकली। रविन्द्रनाथ ने जो बात कही है उसे समझने की जरूरत, या तो फिर कहो कि रविन्द्रनाथ ने गलत कहा है, हम नहीं मानते रविन्द्रनाथ को। मैं निजी तौर पर रविन्द्रनाथ का फैन हूं और रविन्द्रनाथ की बहुत सारी चीजों को मानता हूं, बहुत सारी चीजों को नहीं भी मानता हूं, लेकिन बहुत सारी चीजों को मानता हूं मैं। उसमें साहित्य की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है। रविन्द्रनाथ क्या कहते हैं? रविन्द्रनाथ कहते हैं, कोट, साहित्य का विषय व्यक्तिगत होता है, श्रेणीगत नहीं। यहां पर मैं व्यक्ति शब्द के धातु मूलक अर्थ पर ही जोर देना चाहता हूं। अपनी विशेषता के भीतर जो व्यक्त हो उठा है वही व्यक्ति है। वह व्यक्ति स्वतंत्र है, विश्व जगत में पूरी तरह से उसके अनुरूप दूसरा नहीं है। अनकोट। यानी साहित्य का विषय व्यक्तिगत होता है, और व्यक्तिगत इसलिए होता है क्योंकि इसका रचयिता व्यक्ति है। इसे आप किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं कर सकते, चाहे वो क्लास की श्रेणी हो, चाहे वो कास्ट की श्रेणी हो, चाहे वो लिंग की श्रेणी हो। जैसे लिंग की श्रेणी के आधार पर स्त्री साहित्य, कास्ट की श्रेणी के आधार पर दलित साहित्य, राजनीति विचारधारा की श्रेणी के आधार पर जनवादी साहित्य, ये सारी की सारी श्रेणियां गलत हैं, अनसाइंटिफिक हैं। रविन्द्रनाथ ने एक बहुत बड़े फलक पर इस व्यक्ति को रखते। व्यक्ति यहां सिर्फ पर्सन नहीं है। वो कहते हैं, एक अन्य पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, क्योंकि साहित्य में खाली व्यक्ति के ही तो मन नहीं होते ना। वहां पेड़ हैं, पौधे हैं, नदी हैं, तालाब हैं, झरने हैं, बरसात है, जंगल है, हरी घास है, दुनिया भर की चीजें हैं। प्रकृति जीवन का जर्रा जर्रा साहित्य का हिस्सा है। वहां सिर्फ व्यक्ति ही नहीं होता। रविन्द्रनाथ व्यक्ति में इन सबको शामिल करते हैं। वो कहते हैं, विश्व का जो भी पदार्थ, जो भी कोई पदार्थ साहित्य में सुस्पष्ट है वही व्यक्ति है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी पहाड़, समुद्र, अच्छी चीज बुरी चीज, वस्तु की चीज भाव की चीज, सभी कुछ व्यक्ति है। अपनी एकांतिकता से यदि वह व्यक्ति ना हो सकी तो साहित्य में वह लज्जित होती है। साहित्य में हर चीज पर्सन के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर दाखिल होती है। हमने सोचा ही नहीं कि साहित्य का इतना बड़ा दायरा होगा। साहित्य के केंद्र में व्यक्ति होगा और व्यक्ति की परिभाषा, व्यक्ति के दायरे, व्यक्ति के साथ साहित्य के संबंध। हमने साहित्य और समाज के संबंध की तो बात की है, लेकिन साहित्य और व्यक्ति के संबंध की बात नहीं की है।
अभी भी समय है, आप बात कर सकते हैं, ये बहस जनरेट की जा सकती है। आज जरूरत किस बात की है? आज जरूरत इस बात की नहीं है, जैसा कि लोग गर्व के साथ कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं फेमिनिस्ट हूं, मैं स्त्रीवादी हूं। कुछ लोग कहते हैं ये स्त्री साहित्य है, कुछ लोग कहते हैं कि ये दलित साहित्य है। रविन्द्रनाथ इस तरह के जातिगत या विशेषणगत वर्गीकरण से एकदम परहेज करते हैं और कहते हैं इनसे बचना चाहिए। क्यों इनकी तरफ हम लोग आकर्षित होते हैं? क्योंकि ये एग्जिस्ट करती हैं समाज में। मसलन अगर हम दलित साहित्य को ही लें तो दलित तो एग्जिस्ट करते हैं, कास्ट तो एग्जिस्ट करती है। कास्ट की रियलिटी को तो हम लोग जानते हैं। उसी प्रसंग में रविन्द्रनाथ ने एक पक्ष खोला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। वो कहते हैं साहित्य विचार में बहुत से लोग व्यक्ति परिचय के दुरूह कर्तव्य को झांसा देकर श्रेणी का परिचय देते रहते हैं। श्रेणी का मतलब ये दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, श्रेणी का परिचय देते रहते हैं। इस सहज पंथ को साधारणतः हमारे देश के पाठक अश्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते। मैं समझता हूं कि इसका प्रधान कारण यह है कि हमारा देश जात पात मानने वालों का देश है। हमारी आंखों में मनुष्य के परिचय से अधिक जाति का परिचय ही दिखाई पड़ता है। हम बड़ा आदमी उसे कहते हैं जिसका बड़ा पद है, जिसके पास बहुत रुपया है। हम लोग जाति का बोझ, श्रेणी का बोझ बहुत दिनों से अपनी पीठ पर ढोते आ रहे हैं। व्यक्तिगत मनुष्य पंक्ति पूजक समाज के धक्के खाता हुआ हमारे देश में सदा से संकुचित है। अनकोट। चूंकि समाज में कास्ट है और कास्ट को लोग जीते हैं और मानते हैं, इसलिए आप कास्ट केंद्रित साहित्य को भी माने। लेकिन इससे साहित्य समझ में नहीं आएगा, ना कास्ट समझ में आएगी। बल्कि इससे साहित्य का लक्ष्य क्या है? साहित्य का लक्ष्य यह है कि मनुष्यों के बीच में जो भेद हैं, मानवता के विभिन्न रूपों को लेकर उन भेदों को खत्म किया जाए और मनुष्य के अंदर समानता बोध पैदा किया जाए, सभी को बेहतर मनुष्य बनाया जाए। साहित्य का लक्ष्य है कि लेखक जैसे सोचे पाठक भी वैसे सोचे। ये जो समानता बोध की जो प्रक्रिया है, इस समानता बोध की प्रक्रिया को साहित्य अपने तरीके से गति प्रदान करता है। सवाल यह है कि ये जो इस तरह के विशेषण में वर्गीकृत जो साहित्य के रूप हैं, क्या ये समानता के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं? क्या इससे साहित्य को समझने में मदद मिलती है? आज स्थिति है कि जिस लेखक ने सबसे अच्छी कहानियां दलित पर लिखी, उससे दलित लेखक नाराज रहते हैं। मेरा इशारा प्रेमचंद की ओर है। जिन लेखकों ने सबसे अधिक रचनाएं हिंदी समाज पर, हिंदी समाज की स्त्रियों पर लिखी, उनके बारे में हम कोई बात ही नहीं करते, हम जानते ही नहीं हैं। और दावा क्या है हमारा? हमारा दावा यह है कि हम स्त्री साहित्य लिखते हैं और पढ़ते हैं और बताते हैं, और हम स्त्रीवादी हैं। हमने कभी स्त्री के मन को, स्त्री की भावनाओं को, दलित के मन को, दलित के दुख को, उसकी दरिद्रता को कभी गंभीरता से चित्रित ही नहीं किया। एक कोई
बेहतरीन रचना पेश ही नहीं की, लेकिन हमारा दावा यह है कि हम दलित आलोचक और दलित लेखक हैं। क्यों? क्योंकि हम दलित में पैदा हुए हैं। हम रविन्द्रनाथ की बात इसलिए नहीं माने क्योंकि वो सवर्ण थे। हम प्रेमचंद की बात इसलिए नहीं माने वो सवर्ण थे। ये जो जाति का जो इस तरह का जो दबाव और इस तरह का जो प्रेम है, ये साहित्य के अवमूल्यन का एक बहुत बड़ा प्रवेश इसने निर्मित किया है। और साहित्य के इस पूरे के पूरे प्रवेश को रिगेन करने के लिए, नए सिरे से हासिल करने के लिए जरूरी है कि साहित्य के केंद्र में व्यक्ति को प्रतिष्ठित किया जाए और व्यक्ति के मन और उसके साथ में साहित्य के अंतर संबंधों के जो विभिन्न लेयर हैं उन्हें खोला जाए। आप जरा कोशिश कीजिए जानने की, आप जानने की कोशिश कीजिए कि हिंदी में किस आलोचक ने व्यक्ति के ऊपर लिखा है। आपको एक लेख नहीं मिलेगा। न प्रगतिशील लेखकों ने लिखा, न जनवादी लेखकों ने लिखा, न स्त्रीवादी लेखकों ने लिखा, लेखकों ने लिखा। आधुनिक काल में पर्सन पहले आया, व्यक्ति पहले आया। व्यक्ति का मन, व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का समाज में भूमिका वो पहले केंद्र में आई। रविन्द्रनाथ के कॉन्सेप्ट की ब्यूटी है कि वे व्यक्ति को जब केंद्र में रखते हैं तो व्यक्ति के साथ में पूरी की पूरी उस सृष्टि को भी केंद्र में रखते हैं जो व्यक्ति से जुड़ी हुई है। वह व्यक्ति के नाम पर खाली बॉडी नहीं है, व्यक्ति के नाम पर खाली एक जाति नहीं है, वंश नहीं है। व्यक्ति वहां मनुष्य के तौर पर आता है और मनुष्य की सारी सृष्टि को वो एक मानवीय रूप में देखते हैं। और जब आप कोई चीज देखते हैं, कोई चीज महसूस करते हैं, तो आपका लिखने का मन भी करता है, आपका बोलने का भी मन करता है। तो साहित्य की भूमिका कहां से शुरू होती है? साहित्य की भूमिका शुरू होती है यहां से कि साहित्य आपको लिखने बोलने के लिए एक आधार देता है, एक जेनर देता है, एक मीडियम देता है। आपने क्या किया? आपने जो चीज, जो बीमारी समाज में थी उसे अब साहित्य में भी ले आए। जाति समाज में थी, साहित्य में नहीं थी। लिंग भेद समाज में था, साहित्य में नहीं था। सेक्स समाज में था, साहित्य में नहीं था। लेकिन आप ये सारी चीजें आप साहित्य में भी ले आए। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है रविन्द्रनाथ टैगोर का, जिसे मैं पढ़ना चाहूंगा और आप लोग सुने। बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कोट, हम सहज ही भूल जाते हैं कि जाति निर्णय विज्ञान में होता है, जाति का विवरण इतिहास में होता है। साहित्य में जाति विचार नहीं होता। वहां पर और सब कुछ भूलकर व्यक्ति की प्रधानता स्वीकार कर लेनी होगी। अमुक कुलीन ब्राह्मण है, इस परिचय से ही अत्यंत अयोग्य मनुष्य भी घर घर जाकर बरमाला लूटता हुआ घूम सकता है, लेकिन उससे व्यक्ति के रूप में उसकी योग्यता प्रमाणित नहीं होती। वह आदमी कुलीन है कि नहीं, उसकी वंश तालिका देखकर सभी कह सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत योग्यता का निर्णय करने के लिए जिस समझदार आदमी की जरूरत है उसको खोज पाना दूभर है। इसलिए समाज में साधारणतः मनुष्य को श्रेणियों के चौकटे में बांट दिया जाता है। जाति कुल की मर्यादा देना, धन की मर्यादा देना सहज है। इस विचार से समाज व्यक्ति के प्रति सदा अन्याय करता है। श्रेणी के कटघरे के बाहर योग्य व्यक्ति का स्थान अयोग्य व्यक्ति की पंक्ति के नीचे पड़ता है। लेकिन ये जो अभी तक कही गई बात उससे भी महत्वपूर्ण, साहित्य जगन्नाथ का क्षेत्र है। यहां पर जाति की खातिर व्यक्ति का अपमान नहीं चलता। यहां तक कि यहां पर वर्ण संकर दोष भी
दोष नहीं, यहां पर महाभारत की जैसी ही उदारता है। कृष्ण द्वैपायन के जन्म इतिहास को लेकर यहां पर कोई इनके सम्मान का अपहरण नहीं करता, वे अपनी महिमा से ही महान हैं। लेकिन तो भी हमारे देश में जिस तरह देव मंदिर प्रवेश में जाति विचार को कोई नास्तिकता नहीं समझता, उसी तरह साहित्य के सरस्वती मंदिर के पंडे दरवाजे पर कुल का विचार करने में संकोच नहीं करते, और कुछ भी नहीं तो यही कह बैठते हैं कि इस रचना का ढंग या स्वभाव विशुद्ध भारतीय नहीं है और इसके कुल में यवन स्पर्श दोष है। देवी भारती स्वयं इस तरह का कोई विचार नहीं रखती, लेकिन पंडे इसको लेकर बड़ा शोर मचाते हैं। अनकोट। जायसी इसलिए नहीं पढ़ाए जाएंगे क्योंकि जायसी मुसलमान है, यवन दोष। रहीम इसलिए नहीं पढ़ाए जाएंगे क्योंकि मुसलमान है। ये जो अभी मुस्लिम हेट्रेट है, ये मुस्लिम हेट्रेट जो अभी पॉलिटिक्स में अभी क्लाइमैक्स पर है, समाज में अभी क्लाइमैक्स पर है, ये मुस्लिम हेट्रेट जो है वो साहित्य में हाशिए पर थी। किसी ने सोचा ही नहीं था कि समाज में ये एक बड़ी व्याधि के तौर पर फैल जाएगी। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, बहुत सारे दोष, बहुत सारी सामाजिक व्याधियां या बीमारियां सबसे पहले साहित्यिक रचनाओं में उन्होंने अभिव्यक्ति पाई है, उसके बाद वो समाज में फैली हैं। ये जो मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों के लेखन के प्रति जो एक कट्टरतावादी नजरिया साहित्य में देखा गया था, आज तो वो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक उपकरण है। कोई सोच सकता है कि मानस का हंस जिस व्यक्ति ने लिखा, अमृतलाल नागर ने मानस का हंस लिखते समय उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में जितनी चीजें लिखी, वे सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक सिरे से खारिज कर दी। लेकिन मानस का हंस जो उपन्यास है, जो तुलसी के ऊपर लिखा गया, उसके 70-80 पन्ने सिर्फ इसी बात पर है कैसे राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। वे सारे के सारे तर्क कालांतर में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन के संदर्भ में इस्तेमाल किए और पूरे देश में राम मंदिर का माहौल बनाया। अमृतलाल नागर जिस समय मानस का हंस उपन्यास लिख रहे थे, उस समय बाबरी मस्जिद के इशू पर कोई विवाद था ही नहीं। 1970-71 की बात है ये। साहित्य में जो चीज लिखी जाती है, साहित्य में जो चीज व्यक्त होती है, कालांतर में वो समाज में वायरस की तरह फैल सकती है और कोरोना से भी ज्यादा भयानक हो सकती है। मानस के हंस का जो एक्सपेंशन है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तानी समाज में, उसका कभी अभी तक हमने मूल्यांकन नहीं किया है। साहित्य में जब आप जाति ले आएंगे, जाति प्रथा ले आएंगे, कास्ट सिस्टम ले आएंगे और कास्ट के आधार पर लेखक को वर्गीकृत करेंगे, तो आप तय मानिए आपको समाज में जाति प्रथा सर पर चढ़ के बोलेगी। और जब साहित्य में आपने एक बार यह चीज दाखिल की कि अब तो हिंदुओं की रचनाएं पढ़ाई जाएंगी, मुसलमानों की नहीं पढ़ाई जाएंगी, अनेक बार पाठ्यक्रम बनाते समय यह बहस हुई है। कि जायसी पढ़ाए जाएंगे कि नहीं पढ़ाए जाएंगे, राही मासूम रजा पढ़ाए जाएंगे कि नहीं पढ़ाए जाएंगे, और आज क्या स्थिति है? जो सामान्य सी हेट्रेड जो साहित्य की गोष्ठियों में, साहित्य के विभागों में दिखाई देती थी, आज वो हेट्रेड एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। साहित्य की अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत ही आदिम रूप में पहले साहित्य में आती हैं।
हमने कभी सोचा ही नहीं कि कोई रचना इतना इंपैक्ट डालेगी, केएम मुंशी के उपन्यास इतना इंपैक्ट डालेंगे कि पूरा का पूरा गुजराती समाज सांप्रदायिकीकरण की गिरफ्त में चला जाएगा। केएम मुंशी के उपन्यासों ने गुजराती समाज को बहुत दूर तक और नीचे तक प्रभावित किया। यह बात मैं इसलिए साहित्य के उदाहरण क्यों हम उठाना चाहते हैं, क्यों साहित्य के उदाहरण में बात करना चाहते हैं, क्योंकि साहित्य में अगर कोई चीज आपने पहले छान फटक ली और सही ढंग से विश्लेषित कर ली तो आपका भविष्य सुरक्षित है। आपने क्या किया कि साहित्य में तो सब कुछ एकदम खुला छोड़ दिया, बिना मूल्यांकन के छोड़ दिया, और मूल्यांकन के नाम पर आप तू मेरी प्रशंसा कर मैं तेरी प्रशंसा करूं, तू मुझे गाली दे मैं तुझे गाली दूं। जी नहीं, दो उदाहरण है, बहुत सीरियस उदाहरण है जिन्होंने साहित्य ने की कृतियों ने और कृतिकारों ने समाज को प्रभावित किया है। अमृतलाल नागर के मानस का हंस में जो विश्लेषित और विवेचित जो यथार्थ है और जो लंबे लंबे उदाहरण हैं तुलसी के बहाने, वे सारे के सारे तर्क वे हैं जो कि एक जमाने में लंबे समय तक तकरीबन 3 दशक तक विश्व हिंदू परिषद और उसके संगठन इस्तेमाल करते रहे, और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो मालूम पड़ा कि वह चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मसलन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, लेकिन एक लेखक ने उपन्यास लिखा, कुछ लोगों ने आंदोलन किया, सारा देश मुसीबत में फंस गया। साहित्य का कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है कि जो लोग केएम मुंशी के उपन्यास पढ़ते हैं वे केएम मुंशी के उपन्यास में सिर्फ उपन्यास ही नहीं पढ़ रहे थे, उनकी विचारधारात्मक प्रकृति का भी निर्माण हो रहा था। आप यहां से देखिए कि गांधी का गुजरात कैसे कॉमनवेल्थ गुजरात में कन्वर्ट हो जाता है। तो साहित्य की भूमिका बहुत बड़ी है। यह अचानक नहीं है कि जिस समय दलित साहित्य का एकदम तेजी से उभार और आक्रामक रूप सामने आया, उसी दौर में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन के आंदोलन खड़े हुए और सबसे ज्यादा जाति के नाम पर संहार हुए। क्यों? क्योंकि आपने कास्ट की कैटेगरी को एक महत्वपूर्ण कैटेगरी मान लिया, मनुष्य की कैटेगरी को आपने महत्वपूर्ण कैटेगरी नहीं माना। जाति को बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मनुष्य को बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आप घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जाति को बचाने के लिए आप सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं, आग लगाने के लिए तैयार हैं, आप पूरे सिस्टम को एकदम रोकने के लिए तैयार हैं। और ठीक वही काम आपने धर्म के नाम पर भी किया। कौन सी चीज निकली इसमें आपके हाथ से? आपको जाति मिल गई, आपको भगवान मिल गया, आपको धर्म मिल गया, लेकिन आपके हाथ से मनुष्य निकल गया। तब आपने मनुष्य की चिंता नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर इसी चीज को अंडरलाइन करते हैं कि साहित्य में जाति नहीं होती। साहित्य में धर्म नहीं होता। अब कौन समझाए अमृतलाल नागर और कौन समझाए केएम मुंशी को? तो साहित्य का परिदृश्य, साहित्य के सवाल, साहित्य का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें साहित्य की रचनाओं का क्लासिफिकेशन करना है, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमें समाज को आने वाले विध्वंस से बचाना है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि साहित्यिक रचनाएं जो है वो विध्वंस का कारक बन सकती हैं। हमने सोचा ही नहीं। अब देखिए तस्लीम नसरीन की रचनाओं को लेकर कैसे उद्वेलित करते हैं मुस्लिम लोग।
साहित्य का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसे हल्के करके नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ साहित्यकारों की और आलोचकों की समस्या नहीं है। साहित्यकारों की समस्या यह है कि वे साहित्य के कॉन्सेप्ट को केंद्र में रख के बात ही नहीं कर रहे, रचनाओं की छानबीन ही नहीं कर रहे। एक अन्य पहलू है जिस पर के ध्यान दें हम लोग, वो ये कि साहित्य में अच्छी भी रचनाएं लिखी जा रही है, बुरी भी लिखी जा रही हैं। जरूरी नहीं है कि अच्छी रचनाओं का इंपैक्ट हो और बुरी का ना हो। बुरी का हो सकता है, अच्छी का कोई इंपैक्ट ही ना हो। मानस का हंस मैं नहीं जानता कि किसी ने उस तरह से पढ़ा होगा जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं उसे, लेकिन मानस के हंस का इंपैक्ट हुआ। पढ़ें लोग, खोज के पढ़ें। और उसके बाद जजमेंट पढ़ें जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है राम मंदिर पर। एक और चीज आई है जो कि ज्यादा चिंता की है, साहित्य में है, बहुत बड़े पैमाने पर है। वो ये कि साहित्य में अनुकरण की प्रवृत्ति या चोरी की प्रवृत्ति बढ़ गई है। ये रविन्द्रनाथ के जमाने में भी थी, लेकिन इस समय तो बिल्कुल एकदम पीक पर है। हिंदी में तो एकदम जैसे कहें कि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हिंदी में ये मतलब सामान्य सी बात है कि अगर हम किसी से कोई विचार लेते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम उसे मेंशन तक नहीं करते। आप अपने नाम से जब आप कोई दूसरे का लिखा हुआ लिखते हैं तो क्या करते हैं? आप उसका अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण करना बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि आप चोरी कर रहे हैं। होना यह चाहिए कि आप स्वीकार करें और लिखें। तो हमें यह अनुकरण और स्वीकरण, इन दो में से हमने अनुकरण का रास्ता चुन लिया, हमने स्वीकरण के रास्ते को छोड़ दिया। और हमारे यहां जो बड़े बड़े आलोचक हैं, धुरंधर हैं आलोचना के, वे ये गलती करते रहे हैं। अरे आपको क्या परेशानी है अगर आपने टीएस इलियट का कोई कोटेशन लिया है, जॉन को रैंचम का कोई कोटेशन लिया है, या आपने क्लिंट बुक्स का कोई कोटेशन लिया है, या आपने ब्लूमफील्ड का कोई कोटेशन लिया है, तो आपको यह बताने में क्या परेशानी है कि यह कहां से लिया है? लेकिन हमारे यहां बिना बताए आलोचना की किताब लिखी जाती है, उद्धृत किया जाता है, लेकिन रेफरेंस नहीं बताया जाता, और फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। जरूरत किस बात की है? अनुकरण से बचा जाए और स्वीकरण पर जोर दिया जाए कि लोग लिखें, पूरा लें, कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार करते हुए कि फल लिखा है ऐसा। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये कितनी घातक हो सकती है। अनुकरण की प्रवृत्ति साहित्य की आलोचना का विकास नहीं कर सकती, क्योंकि वो बांझ होती है, उसमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती।
जब आपने कोई नई चीज सोची ही नहीं है और नई चीज आप दूसरे से ले रहे हैं तो उसका नाम लेके बताने में क्या परेशानी है? हमारे बीच में रामचंद्र शुक्ल से लेके और डॉक्टर नंबर सिंह तक यह परंपरा उपलब्ध है। तो आप अनुकरण न करें, आप स्वीकरण करें, एक्सेप्ट करिए और बताइए। स्वीकार करके ही मनुष्य की शक्ति और महत्ता का प्रकाश होता है और उसे लोग मानते हैं। मसलन जितने भी विज्ञान की खोज है, जाहिर है उनमें विकसित पूंजीवादी मुल्कों की बहुत बड़ी भूमिका है, उसमें अमेरिका टॉप पर है। टेलीकम्युनिकेशन की जितने भी मोबाइल हैं, जितने भी उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें अमेरिका ने ही सारी बेसिक रिसर्च की है। चाइना ने बेसिक रिसर्च पर कोई काम ही नहीं किया है। चाइना ने क्या किया, सारी की सारी रिसर्च को एक तरह से चुराया है उसने। तो रिसर्च पर किसका कंट्रोल है? बेसिक प्रोडक्ट्स के जो बेसिक रिसर्च है उस पर किसका कंट्रोल है? किसने किया वो रिसर्च? वो अमेरिका ने की है। इंफोसिस ने नहीं किया कोई रिसर्च। इंफोसिस के लोग सिर्फ वो पूरक का काम करते हैं, सप्लीमेंट्री वर्क करते हैं, वो बिजनेस करते हैं। भारत में कोई इंटरनेट से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एक भी खोज नहीं हुई है। तो हमें यह बात सहर्ष स्वीकारने में क्या परेशानी होती है कि अमेरिका का यह योगदान है। अमेरिका के फलां लेखक ने ऐसा कहा है। हमें से ज्यादातर लोगों की यह आदत है, इसलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि हमें साहित्य पर बात करते समय यह अनुकरण की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, हमें स्वीकरण की प्रवृत्ति पर जोर देना चाहिए। इससे मानव सभ्यता की महत्ता और सत्ता का विकास हुआ है। आखिरी बात इस आज के संदर्भ में, साहित्य पर बात करते समय हमारे जो साहित्यिक दोस्त हैं वो आमतौर पर उसके खंड पर, अंश पर बात करते हैं। मसलन एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, तो हो सकता है इस एजुकेशन पॉलिसी में किसी को यह अच्छा लगे कि क्लास 3 में परीक्षा हो रही है, किसी को यह अच्छा लगे कि भाई बीए 4 साल का बहुत अच्छा है, किसी को यह अच्छा। लेकिन इस आधार पर आप नरेंद्र मोदी को यह सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि नरेंद्र मोदी क्रांतिकारी हैं। क्योंकि आप एजुकेशन पॉलिसी को अंशों में देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की एजुकेशन पॉलिसी पर विचार करने के लिए समग्रता के दृष्टिकोण की जरूरत होगी। बार बार लोग कहते हैं कि अरे कोई ऐसी चीज तो होगी ना जिसकी आप प्रशंसा कर सकें, कोई ऐसी चीज तो होगी जिस पर आप ये कह सकें नरेंद्र मोदी सही कर रहे हैं। आप हमेशा बुरा कहते हैं, हमेशा नेगेटिव रहते हैं। सवाल किसी एक छोटे पहलू का नहीं है, सवाल समग्रता का है कि जब नरेंद्र मोदी पर विचार करेंगे तो समग्रता में विचार करेंगे। कौन कहेगा नरेंद्र मोदी का कुर्ता खराब है? बहुत बढ़िया कुर्ता पहनते हैं, वो बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हैं। तो क्या इसलिए नरेंद्र मोदी को अच्छा कह दिया जाए कि उनके कपड़े बहुत अच्छे हैं? जी नहीं। आप जब अंशों में चीजों को देखेंगे और अंशों में चीजों को विश्लेषित करेंगे तो आपको कभी भी समग्र यथार्थ दिखाई नहीं देगा। तो साहित्य में यह एक बीमारी रही है, मिडिल क्लास के लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में यह बीमारी रही है कि वे अंशों पर बात करते हैं, समग्रता में बात नहीं करते।
समग्रता में बात करो। 6 साल हो गए, नरेंद्र मोदी के 6 साल के शासन में कितनी नौकरियां गई और कितनी आई? तकरीबन 20 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं 6 साल में। लेकिन हम खुश हैं कि नरेंद्र मोदी ने अल्टीमेटली भूमि पूजन तो किया। यह है नरेंद्र मोदी को अंश में देखना। हम खुश हैं इस बात पर कि नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के सुधार के लिए कुछ तो सोचा। अरे सोचा क्या, यह सोचो, समग्रता में सोचो। जो भी सोचना है समग्रता में सोचो। समग्रता में क्या शिक्षा का 6 साल में शिक्षा एक कदम आगे गई है या 4 कदम पीछे गई है? इनरोलमेंट घटा है या बढ़ा है 6 साल में? शिक्षा की मद में आवंटन पैसे का बढ़ा है या घटा है? वही स्थिति साहित्य में भी है। साहित्य में भी जब हम विचार करें किसी भी लेखक के बारे में तो समग्रता में बात करनी चाहिए। हम करते क्या है, उसकी एक रचना को पकड़ लेते हैं, एक कहानी को पकड़ लिया, एक उपन्यास को पकड़ लिया या एक आत्मकथा के अंश को पकड़ लिया। हम लेखक पर समग्रता में बात ही नहीं करते। और इसके चलते हुआ यह कि हमारे पास में न लेखक की समग्र समझ होती है, न सत्ता की समग्र समझ होती है और न समाज की कोई समग्र समझ होती है। तो साहित्य को पढ़ने के लिए, समाज को पढ़ने के लिए, राजनीति को पढ़ने के लिए, व्यक्ति को पढ़ने के लिए समग्र दृष्टि की जरूरत है, समग्रता के नजरिए की जरूरत है। आखिरी चीज, नरेंद्र मोदी ने जब सरकार बनाई थी 2014 में, आप नक्शे में देखिए उस समय कितने राज्य थे और अभी कितने राज्य हैं। नरेंद्र मोदी के शासन में राज्यों की संख्या घटी या बढ़ी? राज्यों की संख्या घटने से भारत कमजोर हुआ या ताकतवर हुआ? आप यहां से देखिए, 80 लाख लोग पिछले 1 साल से, कश्मीर में 1 साल से 80 लाख लोगों का पूरा धंधा चौपट पड़ा हुआ है। 1 साल हो गया, कोई काम नहीं, पढ़ाई नहीं, सारा का सारा सिस्टम एकदम कोलैप्स किया हुआ है। लेकिन आपको तो नरेंद्र मोदी का शिलान्यास अच्छा लगता है, आपको तो उनके कपड़े अच्छे लगते हैं, आपको उनकी वक्तृता अच्छी लगती है, लेकिन आपको इन 80 लाख लोगों का जो कि कश्मीर में एकदम सारा धंधा चौपट हो गया, सारा व्यापार चौपट हो गया। एवरेज व्यापार कितना है, आप जस्ट इंटरनेट पर जाइए, आपको पता चल जाएगा। कैसे देखेंगे समाज को? कश्मीर कैसे दिखाई देगा? कश्मीर पहाड़ियों में दिखाई देगा? कश्मीर राज्यपाल के अंदर दिखाई देगा, उपराज्यपाल के नाम से दिखाई देगा? या कश्मीर जनता में रहता है कि जनता कैसी है, जनता का समग्र जीवन कैसा है? तो जनता को समग्रता में हम नहीं देखेंगे, राजनीति को समग्रता में हम नहीं देखेंगे। हमारे लिए कश्मीर का मतलब सिर्फ उपराज्यपाल? जी नहीं, कश्मीर का मतलब है कश्मीर में रहने वाले 80 लाख मुसलमान और कश्मीरी पंडित। आप कल्पना कीजिए, अगर आप हिंदू हैं तो सोचिए कि कश्मीरी पंडित पिछले 1 साल में कश्मीर के अंदर तबाह हुए या उनकी तरक्की हुई। आंकड़े बताते हैं उनका पूरा बिजनेस चौपट हो गया। लेकिन आपके अंदर कोई आंसू नहीं है, आपके अंदर कोई गुस्सा नहीं है, आपके अंदर कोई आक्रोश नहीं है, क्योंकि आपने चीजों को अंश अंश देखना शुरू किया है। आपको कौन सी चीज दिखाई देती है? आपको सिर्फ फायरिंग दिखाई देती है, आपको सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई देती है। हमने साहित्य में एक ऐसा वर्ग, बुद्धिजीवियों में एक ऐसा वर्ग पैदा किया है जो अंश को ही महान बनाने में लगा हुआ है।
अंश से आप भारत को नहीं पकड़ सकते और नहीं पहचान सकते। अंश से आप हिंदुस्तान के यथार्थ को नहीं पहचान सकते और महसूस नहीं कर सकते। रविंद्रनाथ टैगोर ने ठीक कहा है कि ये जो बीमारी है अंश में देखने की, अंश में जीने की, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे हमारी समग्र दृष्टि का विकास नहीं होता। समग्र दृष्टि अगर हमारी बनेगी साहित्य की, तो हमारी पीड़ा सबसे पहले कहां से शुरू होगी? मैं यहां से देखूंगा कि पिछले 6 साल में कितनी नौकरियां गई। 20 करोड़ से अधिक नौकरियां जा चुकी हैं। लाखों कल कारखाने बंद हो चुके हैं। हमारे अंदर कोई बेचैनी नहीं है, क्योंकि हम खुश हैं, क्योंकि हमारी तो पेंशन आ रही है, हमारी तो तनख्वाह आ रही है, हमें इसकी चिंता ही नहीं है। साहित्य का काम यह है कि वह साहित्य सिर्फ ये निहित स्वार्थी जो भाव है, इस निहित स्वार्थी भाव से लिबरेट करता है। आप अन्य के बारे में सोचते हैं, अदर्स के बारे में सोचते हैं। साहित्य का कॉन्सेप्ट इसलिए डिस्कस किया जाना चाहिए कि साहित्य के लिए जितना मैं महत्वपूर्ण है, उतना ही अन्य भी महत्वपूर्ण है। साहित्य मैं की भी अभिव्यक्ति करता है, साहित्य अन्य को भी अभिव्यक्ति देता है। हम साहित्य के अच्छे पाठक हैं कि हमें सिर्फ निहित स्वार्थ अच्छे लगते हैं और हमें समाज का स्वार्थ, अन्य का स्वार्थ अच्छा ही नहीं लगता। या यह भी कह सकते हैं कि हमें स्वार्थ के बिना सोचना ही अच्छा नहीं लगता। तो साहित्य आपको ये जो आपका जो सेल्फिश भाव है, इस निस्वार्थी भाव बोध से आपको लिबरेट करता है। साहित्य की ये बड़ी भूमिका है। और साहित्य के इस कंसेप्ट पर, यानी ये जो लोभ है और निस्वार्थ है, इन दो चीजों से साहित्य आपको मुक्त करता है। और आपको कैसा बनाता है? आपको सहज, सरल और हर एक व्यक्ति की जद में। साहित्य वीआईपी नहीं बनाता। जो भी अच्छा साहित्यकार होगा वो एकदम सरल, सहज होगा। वो उसे आप कोई भी अप्रोच कर सकता है, वो हर एक व्यक्ति के अप्रोच में होगा। विशिष्टता बोध साहित्य की अनुभूति में रहने, साहित्य पढ़ने से विशिष्टता बोध से आप मुक्त होते हैं। ये जो वीआईपी कल्चर हमारे समाज में, ये जो पैसे की कल्चर, ये स्वार्थ की कल्चर, ये तमाम किस्म के जो रूप हमारे समाज में पैदा हुए, इन सबसे मुक्त करने में साहित्य केंद्रीय भूमिका अदा करता है। इसलिए साहित्य जितना पढ़ा जाएगा, साहित्य जितना पढ़ाया जाएगा, साहित्य का जितना गंभीरता से मूल्यांकन किया जाएगा, ये समाज के विकास में उतनी ही बड़ी भूमिका अदा करेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर इसलिए महान है क्योंकि वे सबसे जटिल सवाल जो साहित्य के हैं, संस्कृति के हैं, उन सवालों को वे उठाते हैं। हमारे यहां तो स्थिति है कि जो साहित्यकार है और बड़ा साहित्यकार है, वो तो जटिल सवालों की तरफ जाने को ही तैयार नहीं है। हमारे यहां जो पढ़े लिखे जीनियस लोग हैं, वे तो अवसरवाद की तलाश में घूम रहे हैं। साहित्य का प्रेम अवसरवाद पैदा नहीं करता। अवसरवाद उन्हीं के अंदर पैदा होता है जो कि दरबारी संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित हैं। साहित्य में ऐसे लोग भी हैं जो दरबारी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित है, वे ही अवसरवाद के शिकार हैं। साहित्य की जो आधुनिक परंपरा जिसे हम लोग कहते हैं, उस आधुनिक परंपरा ने दरबार की परंपरा का निषेध किया है, दरबार की परंपरा से अपने को अलग किया है। तो साहित्य में वे लोग भी हैं जो भाण हैं, वे लोग भी हैं जो अनुकरण करता हैं, वे लोग भी हैं जो सरकार के एक एक कदम को क्रांतिकारी बनाते हैं। रोज लिखते हैं सरकार कौन कौन से क्रांतिकारी काम कर रही है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, साहित्यकारों, प्रोफेसरों में एक बड़ा वर्ग ऐसा पैदा हुआ है जो कि विशुद्ध रूप से दरबारी संस्कृति और सभ्यता के दृष्टिकोण से एकदम ओतप्रोत प्रभावित है। रविन्द्रनाथ की ताकत यहां पर है कि रविन्द्रनाथ ने इस दरबार की सभ्यता और संस्कृति का
मुकाबला किया अपने लेखन के जरिए, अपने दृष्टिकोण के जरिए। रविन्द्रनाथ की ताकत यहां पर है कि उन्होंने गांधी जैसे व्यक्ति के द्वारा प्रचारित राष्ट्रवाद का निषेध किया और कहा कि राष्ट्रवाद एक बहुत खतरनाक चीज है। हमारे तो अभी अगर राष्ट्रवाद को आप खतरनाक चीज बोले तो आपके खिलाफ में कोई भी हरकत हो सकती है। राष्ट्रद्रोही तो आप आसानी से घोषित किए जा सकते हैं। रविन्द्रनाथ की ताकत यह है कि वे सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते थे। हमने साहित्य में यह परिदृश्य एकदम नष्ट कर दिया है। अब साहित्यकार जो है वो जैसे कि मृदंग, जैसे मृदंग का नियम है, मृदंग मुख लेपे न करो करो मतर ध्वनि। मृदंग का नियम है कि उसके ऊपर जब गीला कपड़ा फेरा जाता है तो उससे अच्छी आवाज, मीठी आवाज निकलती है। वही साहित्यकार हो गया। अभी आप जितना उसका मुख लेपन करेंगे, जितना उसके मुंह पर गीला कपड़ा फेरेंगे, उसके मुंह से उतनी ही मीठी आवाज निकलेगी। आप जितना उसका स्वार्थ पूर्ति करेंगे, वह उतनी ही आपकी प्रशंसा करेगा। साहित्यकार का काम यह नहीं है। दरबार में था, दरबारी सभ्यता और संस्कृति में था। अफसोस की बात है कि यह प्रवृत्ति पिछले कई दशकों में बड़े पैमाने पर विकसित हुई है, और यह विकसित हुई है विचारधारा की आड़ में। हम एक ही विचारधारा के लोग हैं, लेकिन एक दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे। हम एक दूसरे की सिर्फ प्रशंसा करेंगे, भले ही दो कौड़ी का साहित्य लिखें हम। सवाल यह है कि लेखक का संबंध किससे होना चाहिए? लेखक का संबंध सत्य से होना चाहिए। लेखक का संबंध विचारधारा से कम, सत्य से अधिक। सत्य महत्वपूर्ण है उसके लिए। लेखक सत्य के लिए जीता और सत्य के लिए लिखता है, और सत्य के लिए ही मरता है, और सत्य की ही अनुभूति में रहता है। और लक्ष्य क्या है उसका? मनुष्य के पास सत्य को सुसंगत ढंग से पेश करना, मनुष्य को और ज्यादा बेहतर मनुष्य बनाने के लिए सत्य के आधार पर अग्रसारित करना। तो हमने सत्य को तो छोड़ दिया। और हमारे लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? हमारे लिए प्रकाशक महत्वपूर्ण है, हमारे लिए रॉयल्टी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए जो डिमांड पूर्ति का सिद्धांत है जिसके आधार पर कौन सी पुस्तक पाठ्यक्रम में लगेगी उसके लिहाज से हम कहानी, कविता, उपन्यास और आलोचना लिखेंगे। कौन सा प्रोफेसर महत्वपूर्ण है जिसके आधार पर हमारा लिंक बन जाए, जिससे कि हम अपनी सेटिंग कर लें और हमारी किताब लगवा दें। छी, इससे आप दूसरी परंपरा की खोज करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की परंपरा अगर दूसरी परंपरा है तो वह सत्ता से टकराने की और सच के साथ जीने की परंपरा है। वो सत्ता के साथ जीने की परंपरा नहीं है। हिंदी में जिन लोगों ने दूसरी परंपरा की खोज की और निर्माण किया, वे सत्ता के टुकड़े पर पलते रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर सत्ता से टकराए। सत्ता के जो प्रमुख विचार थे उससे उन्होंने मुठभेड़ें ली। हमारे यहां तो सत्ता के साथ में समर्पण ही स्थायी भाव है। तो साहित्य का नया परिदृश्य किस जगह से तैयार होगा? साहित्य का नया परिदृश्य तैयार होगा जब लेखक सत्य से प्यार करना सीखेगा और सत्य के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर साहित्य की नई परिभाषा का निर्माण करेगा। साहित्य की परिभाषा गढ़ते समय हमने जो ये जाति, ये जेंडर, धर्म, इनके आधार पर जो कैटेगरीज बनाई हुई हैं, साहित्य में न धर्म होता है, न जाति होती है, न लिंग होता है, न सेक्स होता है। ये सब तिरोहित हो जाते हैं। जो लोग सोचते हैं कि नहीं साहित्य में ये सब होता है, वो लोग अभी साहित्य नहीं जानते। तो साहित्य के लिए जरूरी है कि पहले साहित्य के कॉन्सेप्ट पर बात की जाए, खुल के बात की जाए, और उस मनुष्य पर बात की जाए जिसे हमने व्यक्ति कहा है, पर्सन के तौर पर देखा है, उसकी सत्ता और महत्ता को हम लोग माने। और यही बहुत बड़ी ताकत है और यही बहुत बड़ी चीज है जो कि रविन्द्रनाथ ने हमें दी है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।